दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों बॉलीवुड कभी कभी अच्छे रीमेक भी बनाता है और ये शैतान मूवी गुजराती फिल्म वश की एक रीमेक है। शैतान के मेकर्स ने बेटी के रोल में सेम एक्ट्रेस को चुना है, मतलब दोनों फिल्मों में बेटी का रोल एक ही एक्ट्रेस ने प्ले किया है। वश और शैतान की कहानी लगभग सेम है, बस क्लाइमैक्स को हिंदी फिल्मों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज किया गया है। खैर दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक अनजान आदमी पॉलिथीन में इस चूहे को रखकर निकल जाता है। फिर सीन जंप होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग हैं। बेटी है जानवी, बेटा है ध्रुव, पिता का नाम है कबीर और माँ का नाम है ज्योति। कबीर अपने बेटे ध्रुव के साथ जानवी को उसके कॉलेज से पिक करने के लिए आता है और जानवी को एक लड़के को हक करते हुए और दूसरे लड़के की बाइक पर बैठे देखकर थोड़ा बुरा फील करता है, लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कार में जानवी अपने पापा से कहती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ में लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहती है, लेकिन कबीर उसे भेजना नहीं चाहता। वो लोग घर आ जाते हैं और मम्मी के सामने जानवी ट्रिप पर जाने की एकदम जिद करने लग जाती है। ऐसे में कबीर कुछ शर्तों के साथ मान जाता है, जैसे उसे जानवी के सभी फ्रेंड्स का नाम, फोन नंबर चाहिए था, जानवी को हमेशा अपने लाइव लोकेशन शेयर करना होगा वगैरह वगैरह। जानवी इसके लिए मान जाती है। अब ये फैमिली अगले दिन अपने फार्म हाउस पर आउटिंग के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ खाने में ये लोग पराठा मंगाते हैं और जानवी इस पराठे को खाने से मना कर देती है क्योंकि इसमें बटर बहुत था। कबीर यहाँ पर 2 चाय ऑर्डर करना चाहता है, लेकिन उसके पास में चेंज नहीं है। ऐसे में वहाँ खड़ा एक अनजान शख्स अपने लिए चाय लेता है और 2 चाय कबीर की फैमिली के लिए भी ले लेता है। इसलिए कबीर उसे अपनी फैमिली टेबल पर ज्वाइन करने को कहता है। मना करते करते वो अनजान शख्स उनकी टेबल पर ज्वाइन करके उनके साथ फैमिलियर होने की कोशिश करता है और वो आदमी अपना नाम बनराज कश्यप बताता है। बनराज जब देखता है कि जानवी पराठा नहीं खा रही है तो वो उस पराठे के बदले एक लड्डू ऑफर करता है। जानवी और ध्रुव दोनों एक लड्डू पर झपट्टे मारते हैं और जानवी उसे जल्दी से खा लेती है और यही दोस्तों उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे माँ बाप बचपन से सिखाते हैं कि किसी भी अनजान का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन जानवी ने तो तुरंत खा लिया। अब लड्डू खाते ही जानवी को थोड़ा सा अजीब फील होता है। अब ये देख कर कि लड्डू का असर होने लगा है, वनराज जानवी को वही बटर वाला पराठा खाने को कहता है और जानवी चुपचाप अपने पराठे का एक एक बाइट खा लेती है, जो कि बड़ा अजीब होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने पराठा खाने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट से निकलते हैं, लेकिन सबसे नजरें बचाकर जाने से पहले वनराज जानवी को बिस्किट का एक पैकेट देकर कहता है कि फार्म हाउस पहुंच के ये सबसे पहले खा लेना। और यहाँ भी जानवी उसके आगे सिर हिला देती है। घर में किसी की एक बात नहीं सुनने वाली जानवी वनराज की हर बात मान रही थी। खैर ये फैमिली अपने फार्म हाउस पहुंच जाती है तो जानवी सबसे पहले उस पैकेट से सारे बिस्किट निकाल के खत्म कर देती है। फार्म हाउस पर कबीर एक एक करके सबको पूल में गिरा देता है मस्ती करने के लिए, जिससे ज्योति का मोबाइल गीला हो जाता है। खैर पूरा परिवार पूल में खूब एंजॉय करने लगता है। थोड़ी देर बाद ज्योति बाहर आकर मोबाइल को राइस बैग में रख के जब टेरेस पर जाती है तो नोटिस करती है कि इनके फार्म हाउस के बाहर वनराज खड़ा था। उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि हमारा पीछा कर रहा है। वो ये बात कबीर को बताती है, लेकिन जब तक कबीर पूल से निकलकर वनराज से मिलने जाता, जानवी उसे घर के अंदर बुला लेती है। वनराज का कहना था कि उसका फोन डिस्चार्ज है और वो यहाँ पर अपना फोन चार्ज करके बस अपनी बेटी को फोन करना चाहता है। कबीर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो मान जाता है क्योंकि थोड़ी देर की ही तो बात है। वनराज यहाँ जानवी पर नजर रख रहा था और अब भी जानवी उसकी हर बात मान रही थी। ज्योति वनराज के आने से खुश नहीं थी, लेकिन कबीर समझाता है कि थोड़ी देर में ही वो चला जाएगा। खैर जानवी वनराज से बात कर रही होती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, अपने आगे के लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बताती है। वनराज कहता है कि तुम लद्दाख ट्रिप नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ चलना है। वो जानवी को इस बात पर राजी होने को कह रहा था और जानवी भी ना चाहते हुए भी राजी होने को तैयार होती दिखती है, लेकिन तभी ध्रुव जानवी की तरफ बॉल फेंकता है, जिससे वनराज और जानवी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ध्रुव बार बार जानवी को खेलने को कहता है, जिससे वनराज को गुस्सा आता है और वो जानवी को ऑर्डर देता है कि आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आगे उसे खेलने का मन ही ना करे। जिसके बाद जानवी जाती है और ध्रुव को झूले पे बिठाकर उसे इतनी जोर जोर से झुलाने लगती है कि ध्रुव डर जाता है, डर की मारी चीखने लगता है और ये बात ज्योति नोटिस करती है। कबीर और ज्योति किसी तरह जानवी को रोकते हैं। अब तक तो ध्रुव को चक्कर वगैरह आने लग गए थे। कबीर जानवी पर गुस्सा होता है और वहीं बैठे बनराज के कहने पर जानवी तुरंत सॉरी बोलती है। अब खाना खाते वक्त वनराज फिर से इनके टेबल को ज्वाइन कर लेता है और धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगता है। फैमिली मैटर्स में दखल देने लगता है, बताता है कि उसे इस फैमिली के बारे में सब पता है। वो जानवी से उसके बॉयफ्रेंड विवान को फोन लगवाकर ब्रेकअप करने को कहता है और जानवी बिल्कुल ऐसा ही करती है। ये सब देखकर जानवी के पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं कि जानवी को क्या हो गया, बहुत घबरा जाते हैं। कबीर तुरंत वनराज को वहां से निकलने को कहता है, लेकिन वनराज जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में कबीर वनराज को पकड़ के घर से बाहर निकालने लगता है,
लेकिन वनराज के कहने पर जानवी एकदम से अपने पापा से ही लड़ने लगती है। अंकल कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने पापा को धक्का देने लगती है। जानवी यहाँ पर एकदम पागल जैसी हो जाती है। जानवी कहती है कि अंकल जो भी कहेंगे वो करना मेरे लिए जरूरी है। और तब वनराज यहाँ बताता है कि उसने जानवी के साथ वशीकरण यानी काला जादू किया है, यानी कि अब जानवी सिर्फ वही करेगी जो वनराज बोलेगा, क्योंकि जानवी वनराज के वश में है। कबीर एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो इन बातों में बिलीव नहीं करता, इसीलिए वनराज डेमो देने के लिए जानवी को खड़े होने और बैठने के लिए कहता है और फिर यही काम वो बार बार रिपीट करवाता है। जानवी बराबर करती रहती है। उसके बाद रोने को कहता है तो रोती है, हंसने को कहता है तो हंसती है। अब जानवी के पेरेंट्स को विश्वास तो हो जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वनराज को उनसे चाहिए क्या। तो वनराज पहले तो घर के सारे फोन टैबलेट्स एक जगह रखवा देता है, फिर जानवी से सारे फोन तोड़वा देता है, इंटरनेट कटवा देता है। वनराज यहाँ जानवी को चाय पत्ती तक खिलवा देता है और अपने ही पापा कबीर को थप्पड़ भी पड़वाता है। अब वनराज जानवी से अपने पैर दबाता है और बताता है कि वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है, यानी कि वनराज चाहता था कि जानवी के पेरेंट्स दान दक्षिणा में जानवी को उसे सौंप दें, जैसे कि वो बेटी नहीं कोई वस्तु हो। वैसे तो वनराज जानवी को ऐसे भी ले जा सकता है क्योंकि जानवी पर उसने वशीकरण कर दिया है, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आगे चलकर उसका वशीकरण टूट सकता है, क्योंकि दिल से जानवी अपने पेरेंट्स को याद करती रहेगी, इसलिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी है। दोस्तों, अगर कोई मूर्ख इंसान होता तो तंत्र मंत्र पाखंड के नाम पर अपनी बेटी उस वनराज को सौंप देता। जैसे सालों पहले देवदासी प्रथा की वजह से कई सारे लोग अपनी बेटियों को दान कर दिया करते थे और उनका यौन शोषण होता रहता था। लेकिन कबीर ठहरा पढ़ा लिखा समझदार इंसान, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और ऐसे में वनराज तय करता है कि अब कबीर उसके सामने तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा। तभी वनराज उसके पैर दबा रही जानवी को जोर से एक लात मारता है और कबीर ये देखकर गुस्से में वनराज के ऊपर टूट पड़ता है। तब वनराज जानवी से ध्रुव का सिर फोड़ देने को कहता है और जानवी ऐसे ही करती है। ध्रुव का सिर फूट गया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस आती है, क्योंकि ज्योति बार बार पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर रही थी। पुलिस घर के अंदर आती है तो यहाँ पे सब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सब फैमिली और फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? तब हमें पता चलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वनराज ने जानवी को एक गैस सिलेंडर के ऊपर गैस ओपन करके बिठा दिया था, साथ ही उसके हाथ में माचिस भी थी। यानी कि कबीर या ज्योति अपना मुंह जरा सा भी खोलते तो जानवी गैस में आग लगा देती, जिससे वो तो कम से कम खत्म हो ही जाती, बाकी के लोग भी मर सकते थे। खैर, पुलिस काफी पूछताछ करके चली जाती है। अब कबीर यहाँ वनराज को घर और पैसा भी ऑफर करता है। वनराज पैसे लेकर चला जाता है और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वनराज कबीर के सामने ही बाहर जाकर पैसा जला देता है। यानी कि वनराज को जानवी ही चाहिए थी। वनराज कहता है कि पैसा, हवस और लालच ये सब बेकार की चीजें इंसानों में होती है, मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। आज की रात उम्रा की रात है जो बहुत खास है, ये मेरे लिए आई है। इसके बाद वनराज संस्कृत में बहुत कुछ बोलता है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटों में वो सर्वशक्तिमान होने वाला है। वो अहम ब्रह्मास्मि भी जपता है। इसके बाद वनराज जानवी से कई चीजें करवाता है, खुद को थप्पड़ लगवाना, बिना रुके डांस करना। वनराज को नींद आती है तो वो जानवी को चाकू देकर खुद को गार्ड भी करवाता है कि अगर कोई मेरे पास आए तो उसे चाकू भोंक देना, और सो जाता है आराम से। कबीर नीचे आने की कोशिश करता है, जानवी मना करती है, लेकिन मना करने के बाद भी वो नीचे आने की कोशिश करता है तो अपने बाप को चाकू मारने का सोचकर और वो अपने पैंट में सुसु तक कर लेती है और ज्योति को वनराज के सामने ही उसका पैंट वगैरह चेंज करना पड़ता है। इसी बीच मौका पाकर ज्योति जानवी के हाथ से चाकू छीनकर वनराज पर हमला कर देती है। यहाँ काफी हाथापाई होती है उनके बीच में। ऊपर ध्रुव के पास बैठा कबीर पाइप के रास्ते नीचे उतरने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और अंदर आकर जानवी को रेलिंग से बांध देता है और वनराज की कुटाई करता है, उस पर हावी हो जाता है। ऐसे में पिटरा वनराज तुरंत जानवी को जोर जोर से हंसने का ऑर्डर देता है और जानवी हंसना शुरू कर देती है। तो अब कबीर को ना चाहते हुए भी वनराज को छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वनराज को वो मार भी देता है तो जानवी तो हंसती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। अब वनराज अपनी पिटाई से गुस्सा होकर बहुत खतरनाक हो जाता है। अब वो जानवी को अपने छोटे भाई ध्रुव को जान से मारने का ऑर्डर देता है और वनराज के ऐसा कहते ही जानवी ध्रुव को मारने चल देती है। पेरेंट्स जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं। जानवी इन्हें बेवकूफ बनाकर एक रूम में बंद करके ध्रुव को ढूंढने लगती है। काफी देर तक ध्रुव नहीं मिलता क्योंकि ध्रुव छुपा था टेरेस पर। आखिर में जानवी को ध्रुव टेरेस पर मिलता है। दरवाजा तोड़कर वो ध्रुव के पास चली जाती है। पीछे से कबीर और ज्योति भी आ जाते हैं, लेकिन हाथापाई में चाकू कबीर के हाथ में लग जाता है, इसलिए जानवी ध्रुव को चाकू से मारने की बजाय छत से नीचे फेंक देती है। कबीर और ज्योति तुरंत ध्रुव के लिए नीचे जाते हैं। उन्हें लगता है कि ध्रुव खत्म हो गया। वो बहुत सैड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ध्रुव सांस लेता है। तब उनकी जान में जान आती है। अब ध्रुव की हालत बहुत सीरियस थी, इसलिए ना चाहते हुए भी कबीर और ज्योति जानवी का दान कर ही देते हैं। जिसके बाद वनराज जानवी के साथ वहां से निकल जाता है और उसके जाते ही कबीर अपनी बीवी ज्योति से ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है
और खुद जानवी के लोकेशन को ट्रैक करते हुए वनराज का पीछा करता है। सवाल पैदा ये होता है कि उसे वनराज की लोकेशन कैसे पता। तो हमें बताया जाता है कि जब इनके घर पर हाथापाई हो रही थी और कबीर पाइप से नीचे उतर रहा था, तब कबीर ने वनराज की फोन की लाइव लोकेशन किसी और के नंबर पर शेयर कर दी थी। वनराज के फोन का लॉक वो इसलिए खोल पाया क्योंकि रेस्टोरेंट में उसने वनराज के फोन का पैटर्न देख लिया था। फोन की लोकेशन शेयर करके फोन को वापस वहीं पर रख दिया था, यानी कि अब वो जानवी की लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकता था। जिसके नंबर पर उसने लोकेशन शेयर की थी उसका फोन लेकर वो जानवी को ट्रैक करता रहता है। इधर वनराज जब अपने अड्डे पर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसने कई सारी लड़कियों को अपने वशीकरण से गुलाम बना के रखा है। वनराज खुद को किसी तरह की बड़ी पूजा और तंत्र मंत्र के लिए तैयार करता है और एक बहुत बड़े अग्निकुंड या यज्ञ के सामने से सभी लड़कियों को कुछ समझाता है। यानी वनराज यज्ञ जैसा कुछ कर रहा है जहां वो इन सभी लड़कियों को अग्निकुंड में कूदवाने वाला है, यानी उनकी बलि देने वाला है। कबीर किसी तरह लोकेशन पर पहुंचता है और कुछ लड़कियां और भी थीं जो उस जगह पर जाने से कबीर को रोकती हैं। वो कबीर पर हमला करती हैं। कबीर इन सबसे लड़ते हुए जैसे तैसे यज्ञ वाली जगह पर पहुंच जाता है और वनराज की नजर कबीर पर पड़ जाती है। इसलिए उसके कहने पर कबीर को घसीट कर वनराज के पास ले जाया जाता है और अब वनराज अपना प्लान बताता है। एक्चुअली इन सभी लड़कियों की बलि देने के बाद वनराज की शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो किसी से भी सिर्फ नजरें मिलाकर उसे अपने वश में कर पाएगा। उसे किसी को लड्डू या बिस्किट खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वनराज का मकसद सभी को अपने वश में करके उनका भगवान बनने का है। मतलब वनराज यहाँ पूरी दुनिया को अपने वश में करने का प्लान कर रहा था। इसके बाद वनराज फिर से अपना तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू करता है, जहाँ वो ब्लैक कलर की डॉल्स को आग में फेंक रहा था और लड़कियां धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रही थीं और आखिर में रेड वाली डॉल के बाद सभी लड़कियों को यज्ञ में कूदना था। अब इससे पहले वनराज अपनी आखिरी वाली रेड डॉल फेंकता, कबीर आग वाली लकड़ी से वनराज पर हमला कर देता है और इससे पहले वनराज कुछ बोलता, कबीर उसकी जीभ को काट कर अलग कर देता है और उस जीभ को आग में फेंक देता है, जिससे वो किसी को कोई ऑर्डर ना दे पाए। लेकिन ये क्या, सारी लड़कियां अपने भगवान वनराज की हालत देखकर कबीर पर हमला बोल देती हैं और तभी कहीं से वनराज की आवाज आती है, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। और ये लाइन बार बार रिपीट की जाती है। ये सुनते ही लड़कियां रुक जाती हैं और धीरे धीरे आजाद होकर नॉर्मल होने लगती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आवाज आ कहां से रही थी। तो हमें पता चलता है कि ये एक वॉइस रिकॉर्डर था जो कि ध्रुव अपने पास रखता था। कबीर ने उसे ध्रुव से लिया था। फार्म हाउस पर वनराज के आने के बाद में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहां वनराज कह रहा था कि आपको क्या चाहिए कि मैं सभी को आजाद कर दूं ताकि सब नॉर्मल हो जाए हमेशा के लिए। तो कबीर ने वनराज की इसी ऑडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करके उसे बढ़िया बना लिया था, जिसे सभी लड़कियों को सुनाकर आजाद कर दिया गया था। मतलब सभी लड़कियों के साथ जानवी भी बच गई थी, यानी सब कुछ ठीक हो गया था। अब अगले सीन में हम पुलिस को देखते हैं और पता चलता है कि उस जगह पे 108 लड़कियां थी। 108 ही क्यों? क्योंकि 108 नंबर का हमारे धर्म में काफी महत्व है। सभी लड़कियों को अपने अपने घर वापस भेजा जाता है और अपने परिवार से मिल रही होती हैं, जिनके लौटने की उनके परिवार को कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। खैर, हॉस्पिटल में ज्योति भी ठीक है और ध्रुव भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी 1 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, वही चूहे पकड़ने वाला सीन। और चूहा पकड़ने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि कबीर था, जो कि जंगल जैसी बियाबान जगह में एक बेसमेंट के अंदर जाता है और पता चलता है कि उसने वहां वनराज को कैद कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, वो वनराज को चूहा और चाय पत्ती खाने को देता है। यानी कि कबीर ने वनराज को पुलिस के हाथ में नहीं लगने दिया, क्योंकि उसे पता था कि वहां से उसका बाहर आना मुश्किल नहीं है और बाहर आके वो फिर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए वो उस शैतान वनराज को खुद नरक जैसी सजा दे रहा था और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि रीमेक में थोड़ा सा चेंज किया है, तो दोस्तों वश में क्या हुआ था कि बेटी शैतान की आवाज सुन नहीं पाए, इसीलिए एक पिता अपनी बेटी के कान में कैंची डाल देता है। साथ ही उसकी बेटी भी कभी पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाती, पूरी लाइफ मेंटली डिस्टर्ब रहती है। बीवी और बेटा भी हॉस्पिटल जाते वक्त एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। यानी कि दुखद एंडिंग थी, लेकिन यहाँ शैतान में हैप्पी एंडिंग हुई है। सारी 108 लड़कियां आजाद होकर अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती हैं। ध्रुव और ज्योति भी बच जाते हैं। सब कुछ बढ़िया से हो गया है। खैर दोस्तों, आपको वश और शैतान में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।